सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। मैं हूं मंजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में गति और विराम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गति और विराम क्या है। इससे पहले हम लोग दूरी और विस्थापन के बारे में जानेंगे कि आखिर दूरी और विस्थापन क्या है। ठीक है, दूरी और विस्थापन क्या है। तो दूरी और विस्थापन से भी आपको प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो दूरी क्या है, तो देखिए हम एक एग्जांपल देते हैं कि किसी रास्ता की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लेते हैं कि यहां से ए से चलना शुरू किए और ये डी बिंदु तक पहुंचे, तो ये जो रास्ता की संपूर्ण लंबाई है ये दूरी कहलाएगा। ठीक है, ये रास्ता की संपूर्ण जो लंबाई है ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ठीक है, यानी ये ए से डी तक पहुंचने में जितनी ये लंबाई तय हुई है वस्तु के द्वारा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। मान लेते हैं यहां से यहां गया ए बी सी डी ई एफ एंड ये जी यहां तक। ठीक है, तो ये मान लेते हैं 4 और ये 3 ये 2 ये 1 मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि 4 है और ये 3 है और ये मान लेते हैं 2 है, 2 मीटर। तो ये आप इसको पूरा जोड़ना पड़ेगा आपको। 4 3 7 2 9 9 4 13 13 3 16 16 और 2 18, यानी 18 मीटर आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, तो दूरी समझ में आ गया। तो दूरी मतलब कि कोई भी रास्ता आप तय करते हैं उसकी संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कौन सी राशि है, तो दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूरी का ऐसे मात्रक मीटर होता है और बीमा एल होता है। ठीक है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये कभी भी ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, ये कभी भी ऋणात्मक और जीरो नहीं हो सकती। चलिए, तो दूरी के बारे में जान गए। दूरी संपूर्ण रास्ता की लंबाई है। ठीक है, यह कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इसका ये सही मात्रक मीटर और बीमा एल। विस्थापन क्या है, ठीक है, यानी दूरी में केवल परिमाण होता है, दूरी में केवल परिमाण होता है। और विस्थापन क्या है, जैसे हम अभी एक एग्जांपल आपको लिए थे कि मान लेते हैं कि यहां से यहां ऐसे, ठीक है, यहां तक पहुंची ए से यहां तक, तो ये वाला जो चल के गए ये दूरी हो गया। विस्थापन क्या है, तो प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो इसका प्रारंभिक बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट ये है और ये रुका यहाँ पे, तो ये दोनों को देखो मिला देंगे, तो यही जो हो गया ए से डी की दूरी, यही हो गया विस्थापन। यानी किसी प्रारंभिक बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। विस्थापन हो गया कि सबसे छोटी लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। यानी किसी रास्ते की सबसे छोटी लंबाई को विस्थापन कहते हैं। और सबसे विस्थापन निकालने का सबसे आसान तरीका है, प्रारंभिक बिंदु को उठाइए और अंतिम बिंदु को उठाइए, दोनों को मिला दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा, विस्थापन। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। जब मान लेते हैं यहां से दिल्ली जाना है आपको, तो अगर दिल्ली रोड से जाते हैं तो वो आपका दूरी हो जाएगा, लेकिन यही एरोप्लेन से चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन क्या है, तो विस्थापन एक अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन का सही मात्रक मीटर होता है और बीमा एल होता है। विस्थापन धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। शून्य किस स्थिति में होगा, तो शून्य स्थिति में होगा कि जब जहां से स्टार्ट किए और वहीं पे आकर रुक गए। जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि मान लेते हैं कि एक धावक फील्ड को एक पूरा चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन पूछता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस फील्ड की त्रिज्या
कितनी है 7 मीटर है। ठीक है, फील्ड की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर है। तो यहां से शुरू किया और धावक एक कंप्लीट चक्कर का मतलब क्या है, यहां से शुरू किया और आकर यहीं रुकेगा तभी तो एक कंप्लीट चक्कर होगा। तो मतलब विस्थापन अगर पूछेगा तो जहां से शुरू किया वहीं पे आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु तो वहीं हो गया, तो विस्थापन वहां पे 0 हो गया। लेकिन दूरी पूरा परिधि तय कर लिया, तो परिधि बराबर 2 पाई आर होता है। 2 गुने पाई का मान कितना 22/7 और आर का मान कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 44 मीटर। लेकिन 44 मीटर दूरी हो गया और विस्थापन अगर पूछेगा तब क्या हो जाएगा, विस्थापन बराबर 0। ठीक है, विस्थापन बराबर 0। अगर मान लेते हैं का एग्जांपल और लेते हैं कि कोई पुली है जो प्लेटफॉर्म ए से बी तक जाता है, बी से प्लेटफॉर्म सी तक जाता है, सी से डी तक जाता है और पुनः ए पर आकर रुक जाता है। ठीक है, तो पुली के द्वारा विस्थापन पूछेगा, तो जहां से शुरू किया था वहीं पे आ गया, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अगर वहीं पे हो जाए तो उसका क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होता है। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ध्यान में रखिएगा इस चीज को, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं क्वेश्चन और आपको देते हैं कि इसमें दूरी और विस्थापन आपको निकालने के लिए देगा, तो आप कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि एक कोई फील्ड है, हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं कि कोई एक फील्ड है और एक धावक उस फील्ड पे दौड़ रहा है और आधा चक्कर पे जाकर वो रुक जाता है और फील्ड की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, मान लेते हैं एक धावक है और एक फील्ड पर आधा चक्कर जाकर रुक जाता है। मान लेते हैं यहां से शुरू किया और ये आधा चक्कर यहां आकर रुक गया और इस फील्ड की त्रिज्या कितनी है 7 मीटर है। तो आपसे पूछेगा कि विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी। चलिए बताइए। और फील्ड मान लेते हैं कि ये है और यहां से बी तक, ए से बी तक आकर रुक जाता है, तो दूरी विस्थापन कितना होगा। तो देखिए दूरी बराबर, अगर ये पूरा कवर करता तो पूरा परिधि यानी 2 पाई आर, लेकिन आधा पे रुक गया तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। पाई आर आधा, दूरी पूरा रहता था 2 पाई आर, आधा है तो पाई आर। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 और आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना 22 मीटर। ठीक है, दूरी कितना तय करेगा 22 मीटर। अब आप बताइए विस्थापन क्या होगा। यहां से शुरू किया और यहां तक आ गया, तो विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाने वाला ये पूरा हो जाए यहां से, यही ना होगा विस्थापन। तो बोलिए विस्थापन कितना है, 7 है, देखो तो 7 मीटर है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से खींची गई त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। तो यहां से अगर ये 7 है तो ये भी, तो यहां से ये भी त्रिज्या है और त्रिज्या यहां से ये और ये मिलकर व्यास बन जाएगा, यानी 7 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो तो 14 मीटर, यानी विस्थापन कितना 14 मीटर। ठीक है, अब देखिए दूरी विस्थापन का अपन अनुपात लेंगे तो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, यानी 22/14। ठीक है, आप 2 से काट सकते हैं, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 11/7। अब भाग दीजिए तो 1 से ज्यादा ही आएगा, 1 और 7 4 11 हो गया, यानी 40, 7 5 35, 1 पॉइंट लगभग 5 के करीब आ रहा है, तो 1 से ज्यादा आ रहा है कि नहीं। तो दूरी और विस्थापन का मान हमेशा 1 से, अनुपात अगर लीजिएगा तो हमेशा 1 से क्या होगा, अधिक होगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस पे ध्यान दीजिए। कभी कभी डायरेक्ट जो है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, तो दूरी विस्थापन समझ में आया। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे कोई ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो अगर एक चक्कर लगा लेगा तो विस्थापन 0 हो जाएगा। अगर हम खड़ा हैं ऐसे और मान लेते हैं कि 50 केजी का कोई सामान है जो हम अपने सर पे उठाकर रखे हुए हैं, तो हमारा द्वारा विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन 0 होगा, क्योंकि हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु वही है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो इस तरह से। और एक आप प्रश्न आप देख सकते हैं, दूरी विस्थापन से जो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये बिंदु है, ये 3 मीटर और ये फिर गया 4 मीटर, ठीक है, ए बी और ये सी। तो आपसे पूछेगा इसमें दूरी कितना और विस्थापन कितना, तो बोलिए दूरी कितना, दूरी बराबर 3 और 4 जोड़ दो, तो 3 और 4 कितना 7 मीटर। और विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, तो देखिए ये 10th वाला मैथ बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है और कर्ण का स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो इसमें ये भुजा अगर निकालना है तो इसका क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 कितना 25 का वर्गमूल कितना 5, यानी आपका विस्थापन कितना हो गया 5। तो विस्थापन बराबर कितना 5, ठीक है। चलिए, कहीं दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, और भी देखिए का क्वेश्चन और आप इसमें ले सकते हैं, दूरी विस्थापन से जो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ये आपसे पूछ देगा। ऐसे मान लेते हैं ये, और ये मान लेते हैं ऐसे हो गया ये, और ये आप ऐसे ले लीजिए, ये और ये, ठीक है। ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है और ये है, ठीक है। यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ पे आके रुक गए। तो आपसे इसमें पूछेगा, मान लेते हैं 3 है, ये 4 है, और ये मान लेते हैं कि 4 है और ये 3 है। तो आपसे पूछेगा कि विस्थापन कितना है, इसमें आप बताइए। ए बी आपको इसमें बताइए विस्थापन। हम देखे एरो दे देते हैं, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो विस्थापन आपका कितना होगा। तो देखो विस्थापन निकालने के लिए इस ये वाला 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाएगा, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा को विस्थापन कहते हैं। 5 + 5 कितना हो जाएगा 10 मीटर हो जाएगा, ठीक। इसको भी ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। तो दूरी और विस्थापन आपको समझ में आ गया होगा। तो दूरी हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। और दूरी का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है और विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं गति और विराम के बारे में। तो गति क्या होता है और विराम क्या होता है, गति और विराम क्या होता है। तो देखिए गति का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं हम लोग, कि जब वस्तु समय के साथ अपना स्थिति बदल दे, है ना। समय के साथ जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति में, और जब समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वो क्या है, विराम की अवस्था में, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। समय के साथ यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह गति में है, और समय के साथ यदि वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ना होता है तो वो विराम की अवस्था में है। तो इसको कैसे हम ये एक एग्जांपल लेकर समझ सकते हैं, कि मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन क्या है, चल रही है, और इसमें 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, 2 व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है। और ये सुबह 7 बजे ट्रेन खुल गई, ठीक है। कहाँ, मान लेते हैं कि पटना से दिल्ली के लिए, पटना से दिल्ली के लिए, और ये चल रही है। तो ए व्यक्ति ए बैठा है, ए व्यक्ति बी बैठा है, तो ट्रेन तो चल रही है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बी के सापेक्ष गति में है कि विराम की अवस्था में, गति में है कि विराम में है, बताइए क्या होगा आंसर इसका। तो देखिए ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन गति में है,
लेकिन ये दोनों व्यक्ति के स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। समय तो बढ़ रहा है, लेकिन ये जैसे बैठे हैं दोनों वैसे ही बैठे हैं, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। तब इस कंडीशन में विराम की अवस्था में ये दोनों व्यक्ति विराम की अवस्था में है। लेकिन मान लेते हैं कि ये चलती ट्रेन है और प्लेटफॉर्म पे कोई व्यक्ति आपको खड़ा होकर ये ट्रेन को देख रही है, ये व्यक्ति को देख रहा है। तो अब ये बताइए कि ये व्यक्ति के सापेक्ष ये किस चीज में होगा, जबकि चलती हुई ट्रेन है, तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये गति की अवस्था में होगा इसके सापेक्ष। ठीक है, तो आप क्या समझे कि गति उसको कहते हैं कि जब स्थिति में परिवर्तन ना हो, जब समय के साथ वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाए तो वो गति में है, और यदि समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना हो तो वो विराम की अवस्था में। जैसे मान लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जांपल समझने का है क्लासरूम में टीचर को आप देख लेंगे। क्लासरूम में मान लेते हैं 1 घंटा का लेक्चर होने वाला है, तो 1 घंटा सभी स्टूडेंट जो है अपने बेंच या चेयर डेस्क पे बैठे रहेंगे। लेकिन टीचर का आप देखिएगा मूवमेंट, टीचर 1 घंटा कभी इधर बोर्ड पे जाएंगे कभी इधर जाएंगे, हमेशा उनका स्थिति बदलते रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट है उनका स्थिति बदलते नहीं रहता। तो स्टूडेंट के सापेक्ष टीचर किस चीज में होंगे, समय तो बढ़ रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो टीचर गति की अवस्था में होंगे। जबकि स्टूडेंट का स्थिति नहीं बदल रहा है, समय बढ़ रहा है, तो वो क्या हो जाएंगे, विराम की अवस्था में हो जाएंगे। ठीक है, तो गति विराम समझ में आ गया होगा। तो गति और विराम, तो यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गति के नियम के बारे में। ठीक है, गति का नियम, गति का नियम। तो गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन ने किया। न्यूटन ने एक पुस्तक लिखा था प्रिंसिपिया। ये भी क्वेश्चन आता है कि प्रिंसिपिया नामक किताब किसने लिखा, तो न्यूटन ने लिखा। तो प्रिंसिपिया किताब में इन्होंने गति के 3 नियम का वर्णन किया। ठीक है, गति का 3 नियम बतलाया, जिसे न्यूटन के गति नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो न्यूटन के गति का कितना नियम है, 3 नियम है। ठीक है, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। ठीक है, ये आप VVI लगा लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। ठीक है, तो न्यूटन ने गति से संबंधित 3 नियम दिया, जैसे न्यूटन के गति नियम कहते हैं, और इन्होंने किताब में लिखा, प्रिंसिपिया किताब में। तो प्रिंसिपिया नामक किताब में न्यूटन ने गति का 3 नियम का वर्णन किया, जिसे न्यूटन के गति के नियम के नाम से जाना जाता है ना। पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो इसमें हम जानेंगे कि न्यूटन के गति का नियम क्या है। तो पहला नियम क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला तो पहला नियम क्या है। ठीक है, न्यूटन के गति का पहला नियम क्या है, तो देखिए, जब तक कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। न्यूटन का पहला नियम है, जब तक कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहेगी, तब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसे देखिए, बाइक आप चलाते हैं, तो बाइक चलाते या साइकिल चलाते हैं, तो मान लेते हैं कि स्पीड बहुत ज्यादा है, तो उसको हमको अगर कम करना है तो क्या करेंगे, ठीक है, ब्रेक लगाएंगे। तो जो ब्रेक लगेगा वो क्या है, बाह्य बल है, तो उसके गति में परिवर्तन हो जाएगा। तो न्यूटन साहब ने पहला नियम ही दिया कि जब तक कोई वस्तु गति में या विराम की अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे मान लेते हैं कि आप साइकिल चला रहे, फुल स्पीड में चला रहे, ठीक है, और उसमें क्या करना है कि आप ब्रेक लिए, तो ब्रेक लिए तो क्या हुआ, बाह्य बल, तब वो वस्तु क्या हो गया, रुक गया, साइकिल रुक गया। ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम यही कहता है कि जब तक कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। और न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये सीधा क्वेश्चन आएगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से प्राप्त होती है, तो पहले नियम से। और बल के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जाने हैं कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है,
और बल का CGS मात्रक डाइन होता है। ये हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ लिए, लेकिन बल के बारे में हम लोग अलग से टॉपिक करेंगे बल, ठीक है। तो उसमें हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे बल के बारे में। तो पहला नियम बल का परिभाषा मिला, बल का परिभाषा, और न्यूटन के पहले नियम से गैलीलियो के जड़त्व नियम, ठीक है, गैलीलियो का जड़त्व नियम है ना। गैलीलियो के जड़त्व नियम के बारे में किस गति नियम से पता चलता है, क्वेश्चन आता है। तो पहला नियम से, तो पहला नियम से ये दो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। बल का परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से, गैलीलियो का जड़त्व नियम न्यूटन के पहले नियम से, ठीक है। अब जड़त्व का नियम क्या है ये जानते हैं, ठीक है। बल का परिभाषा क्या हो गया, धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। या तो धक्का देंगे नहीं तो खींचेंगे, वो बल है। बल का सही मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है, और CGS मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। इसको ध्यान में रखेंगे, है ना। तो बल का परिभाषा था, न्यूटन का पहला नियम क्या है कि जब तक कोई वस्तु गति या विराम में रहेगी, जब तक कि कोई उस पर बाह्य बल कार्य ना करे। न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा, न्यूटन के पहले नियम से गैलीलियो के जड़त्व नियम के बारे में पता चलता है। तो जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो ने। और बल का परिभाषा किस गति नियम से, तो पहले, ठीक है। जड़त्व क्या है, तो जड़त्व वस्तु का एक गुण होता है। जड़त्व एक वस्तु का गुण होता है, जो वस्तु गति में है तो गति की अवस्था में रहेगी, और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। और यदि उसके स्थिति में परिवर्तन होगा तो एक विरोधाभास उत्पन्न होगा, इसे ही जड़त्व कहते हैं, ठीक है। और जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। जड़त्व कितने प्रकार का, दो प्रकार का। ये भी क्वेश्चन आएगा कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान पर, जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि ट्रक और साइकिल में जड़त्व किसका अधिक है, तो किसका अधिक है, तो जिसका द्रव्यमान अधिक रहेगा। तो ट्रक का जड़त्व अधिक होता है, साइकिल का कम होता है, ठीक है। तो जड़त्व समझ में आ गया। जड़त्व क्या है, एक गुण है वस्तु। जो वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, और विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहना चाहता है। और यदि उसके स्थिति में परिवर्तन होता है तो एक विरोध उत्पन्न होता है। जैसे मान लेते हैं कि चलती हुई बस में एकाएक ब्रेक लग जाता है, तो उसमें क्या होता है, उसके जो यात्री बैठे हैं वो आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि जड़त्व कहता है कि वस्तु का गुण है, जो गति में है तो गति में रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। तो बस जरा देखिए, तो बस है और यात्री का पैर कांटेक्ट में होता है इसके छत से। जैसे ही बस रुक गया तो इसका पैर भी रुक जाता है, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण गति में रहता है, जिसके कारण आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। तो जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व, तो ये गति में वस्तु है और अचानक, ठीक है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम गति का जड़त्व कहते हैं। और विराम, कोई वस्तु विराम में है और गति में हो जाए तो उसको हम विराम का जड़त्व कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप बस में बैठे हैं, या कोई यात्री बस में बैठा है और एकाएक बस चल पड़े, तो हमारा पैर क्या है, बस के साथ विराम की अवस्था में। जैसे ही बस चलेगा तो हमारा पैर भी गति में हो जाएगा, जबकि ऊपर वाला धड़ जड़त्व के कारण विराम की अवस्था में रहेगा, जिसके कारण हम पीछे की ओर झुक जाएंगे, ठीक है। और भी जड़त्व का आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कंबल से डंडा, है ना, कंबल में डंडा मारने से सारे धुलकन गिर जाते हैं, ये विराम के जड़त्व का उदाहरण है। ये मान लेते हैं बोर्ड आप देख रहे हैं, तो बोर्ड मान लेते हैं कि एक शीशा है और इसको पत्थर मारिए, तो पत्थर मारिएगा कि चूर चूर हो जाएगा। लेकिन यही अगर इसको बुलेट से प्रहार करिए, गोली मारिए, तो एक छिद्र हो जाएगा। इसका कारण पूछेगा कि इसका कारण क्या है, तो जड़त्व है, ठीक है। तो एकाएक बस के चल पड़ने के कारण यात्री क्या होते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। इसका कारण क्या है, इसका कारण है विराम का जड़त्व। और चलती हुई बस के एकाएक रुक जाने के कारण यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है गति का जड़त्व।
एक पोस्टकार्ड सिक्का वाला, मान लेते हैं गिलास लिए हैं और इसके ऊपर एक पोस्टकार्ड रख लिया, यहाँ पे सिक्का रख दिए, तो ये क्या है, विराम की अवस्था में रहना चाहेगा और ये पोस्टकार्ड को धक्का दे दीजिए आगे, तो ये पोस्टकार्ड आगे चल जाएगा, जबकि विराम की अवस्था में है तो ये नीचे गिर जाएगा। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया, जड़त्व का। तो दो चीज हमें पता चला न्यूटन के पहले नियम से, बल का परिभाषा और जड़त्व का नियम। जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर। ठीक है, बल क्या है, तो धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। ठीक, और न्यूटन का पहला नियम क्या है कि जब तक कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है, और न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा और गैलीलियो के जड़त्व नियम के बारे में पता चलता है। जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। इतना सारा एग्जाम्पल दिए। ठीक है, अब चलिए न्यूटन के दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। ठीक है, न्यूटन, तो बताइए कि न्यूटन के ने किस किताब में न्यूटन के गति के नियम का प्रतिपादन किया। तो बुक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, और गति का कितना नियम है, तो 3 नियम। पहला नियम हम लोग पढ़ लिए कि कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। चलिए दूसरा नियम क्या है, तो दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका मतलब संवेग क्या होता है। संवेग, तो मान लेते हैं ये द्रव्यमान की वस्तु है और इसका वेग u है और t समय में द्रव्यमान तो वही रहेगा और v हो जाएगा। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। यानी ये हो गया mu और यहाँ हो गया mv। ठीक है, यहाँ संवेग mu हो गया, यहाँ संवेग mv हो गया। कितना समय में हुआ, t समय। तो परिवर्तन कितना हुआ संवेग में, मान लेते हैं यहाँ 10 था 20 हो गया, तो परिवर्तन 10 का हुआ। मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो mv माइनस mu। और संवेग परिवर्तन हुआ और दर मैंने समय से भागा t, ये किसके बराबर होता है, बल के बराबर होता है। यानी F बल बराबर F, बल को इससे सूचित करते हैं। आप ध्यान में रखेंगे कि m दोनों जगह कॉमन है, यानी v माइनस यू बटा टी। और वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हैं F समानुपाती, इस प्रकार से F समानुपाती mv माइनस mu बटा टी लिख सकते हैं। F हटाएंगे तो कांस्टेंट क्या आएगा, m कॉमन हो गया, v माइनस u बटा टी। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी F बराबर k ma, और k का मान यदि F रख लीजिएगा तो F बराबर ma। यानी न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक, बल का सूत्र प्राप्त होता है। बल क्या होता है, F बराबर ma। ठीक है, किस गति नियम से प्राप्त होता है, तो दूसरे गति नियम से। ये बात डायरेक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार कौन सा सत्य है। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। पहले नियम से क्या हो गया, बल का परिभाषा। दूसरे नियम बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या हो गया, F बराबर ma। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आते हैं संवेग आवेग। संवेग और आवेग। संवेग बराबर बल गुने विस्थापन होता है, ये हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में भी देखे थे। और आवेग बराबर होता है बल गुने समय। बल गुने समय। तो संवेग और आवेग, संवेग और आवेग किस गति नियम का उदाहरण है, तो किस गति नियम का उदाहरण है, तो दूसरे गति नियम का उदाहरण है। ये क्वेश्चन आता है, संवेग आवेग किस न्यूटन के किस गति नियम का उदाहरण है, तो दूसरे गति नियम का उदाहरण है। बल का परिभाषा किस, बल की परिभाषा तो पहले नियम से, बल का सूत्र तो दूसरे नियम से। तो दूसरा नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। ठीक है, और भी देखिए यहां से क्या निकल सकता है, आवेग बटा समय
बराबर क्या हो गया, बल, यानी बल और समय में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट की गेंद को कैच करते समय अपनी हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है। तो आप सपोज करें पीछे की ओर क्यों खींचता है, समय अगर ज्यादा होगा तो बल कम लगेगा, यानी चोट कम लगेगा। यही कारण है, आप सपोज करिए कि अगर कैच ऊपर करेंगे और यहाँ करेंगे तो मैंने समय बढ़ गया है ना, थोड़ा हाथ खींचने से क्या होता है, समय बढ़ जाता है, तो समय बढ़ जाएगा तो चोट कम लगेगा। समझ में आया, यही कारण है। तो इसका कारण आवेग होता है, ड्यू टू इम्पल्स। ठीक है, और ये किस गति नियम का उदाहरण है, तो न्यूटन के दूसरे गति नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि क्रिकेट खिलाड़ी अपने गेंद को कैच करते समय हाथ को पीछे क्यों खींचता है। तो ऐसा करके वह समय को बढ़ा देता है, जिसके कारण खिलाड़ी को चोट कम लगता है। ठीक है, यहां से ये रिलेशन पता चल गया। चलिए, तो ये दूसरा नियम हो गया, संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है और बल का व्यंजक ज्ञात होता है। ठीक, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। कराटे खिलाड़ी ईंट को एक ही झटके में तोड़ देता है, तो ये सब किस गति नियम का उदाहरण है, तो दूसरे गति नियम का उदाहरण है। तीसरा गति नियम इंपॉर्टेंट, यहां से बहुत क्वेश्चन आता है। तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम क्या है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया का मतलब नहीं समझ में आया। तो इसका मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी आप पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाता है। तो इससे तो एक बात क्लियर हो कि न्यूटन का तीसरा नियम अप्लाई होने के लिए हमेशा दो वस्तु होना चाहिए, और दो वस्तु है तो दो बल भी लगेगा। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर तो दूसरा वस्तु पहले वस्तु पर, लेकिन जो बल लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। समझिए, मान लेते हैं दो वस्तु ए और ये मान लेते हैं बी है, तो ए जो है बी पर बल लगाया F1, ठीक, तब बी जो है ए पर बल लगाएगा F2। लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर लगावेगा तो इधर लगेगा, और दोनों का बल बराबर होगा लेकिन विपरीत दिशा में। यानी आप लिख सकते हैं F1 बराबर -F2, दोनों बराबर होगा, परिमाण में दोनों बराबर। मतलब ये अगर 10 न्यूटन लगा रहा है तो ये 10 न्यूटन लगाएगा लेकिन विपरीत दिशा में। ठीक है, अगर नेट जोड़िएगा तो F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाता है, 0। नेट जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि न्यूटन के तीसरा नियम क्या है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। तो न्यूटन के तीसरा नियम होने के लिए केवल एक वस्तु की जरूरी है, दो वस्तु की जरूरत है, दो वस्तु का जरूरत है लेकिन दोनों बल एक ही दिशा में लगेगा, दो वस्तु की जरूरत है दोनों बल विपरीत दिशा में लगेगा। तो यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम हमेशा दो वस्तु पर लगता है और दोनों वस्तु एक दूसरे पर बल लगाएगा विपरीत दिशा में। ये अगर इधर लगाएगा तो ये इधर लगाएगा, दोनों का परिमाण में समान होगा, लेकिन दोनों का परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगा। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम समझ में आ गया, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। अगर ये इस पर जितना बल लगाएगा उतने ये इस पर लगाएगा। ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में। 10 न्यूटन है तो ये 10 न्यूटन, दोनों देखो F1 F2 क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं 10 न्यूटन है बराबर -10 न्यूटन, इधर लाइएगा तो 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन बराबर क्या हो गया, 0 है कि नहीं। नेट फोर्स क्या हो जाता है, 0। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम। इसका उदाहरण आता है, तो उदाहरण में क्या आप बताइएगा। उदाहरण में सबसे पहला तो देखिए, बंदूक से गोली छोड़ने पर पीछे की ओर धक्का का एहसास होना, पीछे की ओर चोट लगना, ये न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। रॉकेट जो उड़ता है ये किस गति नियम के कारण, तो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण। तो ये दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं कि बंदूक से गोली छूटने पर पीछे की ओर धक्का की ओर एहसास क्यों होता है, तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम। ठीक है, और क्या, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना न्यूटन के तीसरे नियम से। और क्या क्वेश्चन आ जाएंगे, और क्वेश्चन आ जाएंगे, नदी में तैरना, नदी में तैरना किस गति नियम का उदाहरण है, तो
तीसरे गति नियम का उदाहरण है ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना। ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम आप देखते होंगे कि नदी में जो नदी वाला जहाज होता है, ठीक है, जो नाव होता है, उस पर से अगर आप छलांग लगाते हैं तो आप पैर से नाव को पीछे की ओर धक्का देते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पीछे की ओर बल लगाता है पैर, तो नाव भी इस पर आगे की ओर बल लगाता है और ये जंप मारता है। ठीक है, तो ये न्यूटन का किस गति नियम का उदाहरण है? तो तीसरे गति नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो ये सब आपका एग्जाम्पल है न्यूटन के तीसरे नियम। तो न्यूटन के गति का नियम हो गया। तो चलिए अब थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं, आज तक हम अभी क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हम दूरी के बारे में पढ़ा है। तो दूरी संपूर्ण रास्ता जो है उसकी लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी कौन सा राशि है? तो अदिश राशि है। दूरी हमेशा होती है धनात्मक। विस्थापन क्या है? तो विस्थापन क्या है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिलाने वाली रेखा को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कौन सी राशि है? तो विस्थापन सदिश राशि है और विस्थापन धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़े गति और विराम। तो गति समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो गति में है, और समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो विराम की अवस्था में। जैसे हम एग्जांपल दिए कि मान लेते हैं चलती बस में दो यात्री बैठा है, तो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष में क्या है? विराम की अवस्था में। लेकिन अगर रोड पर से कोई उन दोनों को देख रहा है तो उनके सापेक्ष वो क्या है? गति में, क्योंकि कुछ समय के बाद उसका स्थिति बदल जाएगा। ठीक है, गति विराम। न्यूटन के गति का नियम पढ़े हम लोग। न्यूटन के गति का नियम प्रिंसिपिया नामक किताब में उन्होंने दिया। 3 गति का नियम बताया। पहला गति नियम बताया कि जब तक कोई वस्तु गति या विराम की अवस्था में रहेगी, जब तक इस पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभाषा। गैलीलियो के जड़त्व का नियम। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का, गति का और विराम का जड़त्व। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए। फिर इसके बाद हम लोग पढ़े दूसरा नियम। तो दूसरा नियम क्या है? संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है। और यहां से हमें मिला न्यूटन के बल का व्यंजक मिला, F बराबर ma सूत्र मिला। और संवेग आवेग किस पर निर्भर करता है? तो न्यूटन के दूसरे नियम पर। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ दे। कराटे का खिलाड़ी एक झटके में तोड़ देता है, तो ये भी जो है न्यूटन का दूसरा नियम का उदाहरण हो गया। इसके बाद जो है आप पढ़े न्यूटन का तीसरा नियम। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि न्यूटन का तीसरा नियम गति क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया। और न्यूटन का तीसरा नियम होने के लिए हमेशा 2 वस्तु जरूरत है और दोनों एक दूसरे पर बल लगाएगा विपरीत दिशा में, लेकिन समान परिमाण के। ठीक है, एग्जाम्पल देखें कि बंदूक से गोली छूटने पर पीछे की ओर धक्का लगना, रॉकेट का उड़ना, नदी में तैरना और नाव से कूदने पर नाव को पीछे की ओर धक्का देना, ये सब न्यूटन के तीसरे गति नियम का उदाहरण है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का इसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।